जय हिंद दोस्तों, ध्यान से देखिए इन्हें। ये कौन है? यही है अनिल मसीह। ऐसे ईमानदार अफसर अगर भारत में होंगे तो भारत के लोकतंत्र का हो गया कल्याण। इन्हें ना कैमरे की फिक्र है, ना कोर्ट की फिक्र है, बस इन्हें अपना काम करना है। वैलिड पेपर पर कलम चलाना ये अधिकारी का काम नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये वैलिड पेपर पर कलम चला रहे हैं और वैलिड वोटर को, वैलिड वोटों को अनवैलिड कर रहे हैं। किसी का तो हाथ सर पर होगा इनके, किसी का तो आशीर्वाद होगा जो ऐसा गैर कानूनी काम या ये कहे कि बहुत जघन्य अपराध कर रहे हैं। सर, आम आदमी पार्टी के 8 वोटों को इन्होंने कैंसिल कर दिया और दूसरे कैंडिडेट को जिता दिया। इसी पर चर्चा करेंगे। ये पूरा चंडीगढ़ मेयर चुनाव का खेला क्या है, बड़ा चर्चा में है इस समय, तो इसको जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के बीच में एक केंद्र शासित प्रदेश है और इनकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। अब चंडीगढ़ के अंदर चुनाव हुए 30 जनवरी 2024 को। ये चुनाव होने थे मेयर के 18 जनवरी को। इन भाई साहब की तबीयत खराब हो गई थी, जिनका नाम है अनिल मसीह, तो इसलिए चुनाव टाल दिए गए। 30 जनवरी को चुनाव आयोजित हुए। सुबह 10 बजे से वोटिंग होनी थी निगम मुख्यालय के अंतर्गत। अब जब वोटिंग होनी थी तो सब वोटर आ गए, लेकिन ये जो अधिकारी भाई साहब हैं ये 38 मिनट लेट आए, तो 38 मिनट देरी से वोटिंग शुरू हुई। ध्यान से सुनते रहिएगा। वोटिंग लगभग 12:30 बजे तक हुई। उसके बाद में वोट गिनने का काम शुरू। ज्यादा वोट नहीं है, मात्र 35 से 36 वोट पड़े। 35 सदस्य हैं, एक सांसद है। अब इन्होंने क्या काम करा कि जो वोट पड़े उनमें से 8 वोटों पर कलम फेर दी और उन्हें कैंसिल कर दिया, जबकि बैलेट पेपर पर कलम चलाना, उस पर लिखना, यह गैर कानूनी काम है। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उनके वोटों को जबरन कैंसिल कर दिया और ऊपर कैमरा लग रहा था, इन्होंने ध्यान नहीं करा। ये वीडियो में आ गए। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया, बोले आ जाओ। क्या कर रहे थे? बोले कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही राजा वजीर चोर सिपाही खेल रहे थे। किसी ना किसी का तो हाथ होगा, वरना क्यों अधिकारी बेईमानी करेगा? कुछ तो लालच रहा होगा। और मसीह साहब अल्पसंख्यक विंग के सदस्य भी रहे हैं, उसके प्रमुख भी रहे हैं, बीजेपी से संबंधित रहे हैं। अब इन्होंने 8 वोटों को कैंसिल कर दिया और जीतने वाले कैंडिडेट कुलदीप कुमार को हरा दिया और जो दूसरे नंबर पर हारने वाले कैंडिडेट थे, जो बीजेपी से थे, मनोज सोनकर को जिता दिया। अब ये पूरा खेला हुआ कैसे मतगणना के बाद, उसको देखिए, पहले समझते हैं। ये वोट का खेल है। कुल है जी 36 वोट। कुल कितने वोट हैं? 36। अब ऐसे मान के चलिए कि ये चंडीगढ़ है। इस चंडीगढ़ को हमने वार्डों में बांट रखा है। जैसे आपके गांव में गांव प्रधान होता है, वार्ड मेंबर भी है। आपकी नगर पंचायत या पालिका में एक चेयरमैन है, वार्ड मेंबर भी है। तो ऐसे ही चंडीगढ़ के अंदर, पूरे चंडीगढ़ में सबसे ऊपर है ये मेयर। और मेयर जो चुना जाता है वो चुना जाता है वार्ड के मेंबरों द्वारा। तो मान लीजिए ये वार्ड 1 है, तो यहां से एक मेंबर हो गया। ये वार्ड दूसरा है तो यहां से एक मेंबर हो गया। अब मान लीजिए जब एक वार्ड से मेंबरी के लिए चुनाव में प्रत्याशी खड़े होंगे, तो मान लीजिए एक आम आदमी पार्टी का है ना, एक कांग्रेस का हो गया, एक बीजेपी का हो गया। हाल तो अब मेयर के चुनाव में कांग्रेस और आप का गठबंधन था। अब पूरे चंडीगढ़ में ये जो पार्षद हैं या वार्ड मेंबर आप कह लीजिए, उनकी टोटल संख्या है 35।
ये 35 हैं पार्षद या वार्ड मेंबर। इन 35 के द्वारा एक मेयर का चुनाव करा जाएगा। तो वार्ड मेंबर यानी पार्षद कितने हो गए? 35, ये वाले। अब जो चंडीगढ़ का सांसद होता है, एक सांसद सीट है, वो भी मेयर के चुनाव में वोट देता है। तो पार्षद हुए 35, एक हो गया सांसद का वोट, तो टोटल वोट हो गए 36। चंडीगढ़ से सांसद कौन है? अनुपम खेर की वाइफ किरण खेर। आपने कई टीवी शो में इनका जिक्र सुना होगा, इन्हें हंसते देखा होगा। अब इन 35 जो वार्ड मेंबर हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। जब इनका चुनाव हुआ तो इन 35 में से 14 वार्ड मेंबर ऐसे थे जो बीजेपी के जीत गए, बीजेपी के। क्लियर है? 13 वार्ड मेंबर आपके यानी पार्षद कह सकते हो आप इन्हें, 7 जीते कांग्रेस के, और 1 वार्ड मेंबर जीता शिरोमणि अकाली दल का, और 1 है सांसद की सीट। तो 35 वार्ड मेंबर, 1 सांसद, तो कुल जो वोट होंगे वो होंगे आपके 36। अब जीतने के लिए आपको 50% प्लस 1 चाहिए। 50% प्लस 1 यानी आधे से 1 ज्यादा। तो अगर मैं इनका आधा करूं तो 18, और 1 अगर और जोड़ दूं तो 19। 19 वोट जिस व्यक्ति को मिल जाएंगे वो कौन हो जाएगा? मेयर। क्लियर है यहां पर? अब मेयर के लिए 2 व्यक्तियों को आप देख सकते हैं। एक है मनोज सोनकर, ये बीजेपी के हैं, और एक है कुलदीप कुमार, ये आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दोनों ने गठबंधन कर लिया और फिर मेयर का चुनाव हो गया शुरू। अब ध्यान से सुनिए, जब वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद में वोट गिने गए, तो आम आदमी पार्टी को कुल 13 वोट मिले, जिनमें से इन अनिल मसीह साहब ने, जो आरओ थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, या आप कह सकते हैं रिटर्निंग ऑफिसर थे, इन्होंने 8 पार्षदों के वोटों को कैंसिल कर दिया। जो बैलेट पेपर होता है उस पर लाइन खींच दी, उस पर साइन करा, वो जाने, उन्हें कैंसिल कर दिया। तो अगर 13 और 7 कांग्रेस के और आपके दोनों को मिला दूं तो ये हो रहे हैं 20। इन दोनों का था गठबंधन। तो कायदे से कांग्रेस और आप दोनों के मिलाकर जो 20 वोट बैठ रहे हैं, तो 19 चाहिए। तो कुलदीप जो है आपके, वो मेयर बनने चाहिए थे। अब 8 वोटों को पेंसिल फिराकर जबरदस्ती कैंसिल कर दिया आम आदमी पार्टी वाले। तो 8 अगर ये निकाल दूं तो यहां बच गए 5 और ये रह गए 7। तो 7 और 5 12। अब 12 पर तो मेयर नहीं बनेगा। क्लियर है? अब ये है 14 और ये है 1। तो 14 वोटों में से अगर आप ध्यान दें, और ये 1 वोट जो है, तो ये हो गए आपके 15, और 1 वोट हो गया सांसद का। तो सांसद के वोट को मिलाकर कुल वोट हो गए 16। अब 16 वोट मनोज सोनकर को मिले। कितने में से? तो कितने वैलिड वोटों में से अगर मैं देखूं, तो अगर 35 में से ये 8 कम कर दूं, 36 में से 8 कम करूं, तो 36 में से 8 कम करके बच गए आपके 28। तो 28 का अगर बहुमत देखेंगे तो 28 का बहुमत बैठेगा आपका 15, और वोट हो रहे हैं इनके पास 16। तो इसलिए मनोज सोनकर को 8 वोट कैंसिल करके मेयर चुनाव जिता दिया जाता है अनिल मसीह आरओ के द्वारा, जो वहां पर अधिकारी थे। अब ये वोट कैंसिल करते हुए यहां पर इनकी तस्वीर भी है, ऊपर कैमरा लग रहा है, और यहां ये वोटों पर पेंसिल चला रहा है। अब ये जो कैंडिडेट है कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन वाले, इन्हें
बहुत अजीब लगा, बोले ये तो बहुत गलत है, वीडियो वायरल चल रही है इनकी, आपने देखा होगा, नहीं तो आप देखिए। ये कुछ नहीं देखा इन्होंने, ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, बोले मान्यवर ये तो सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं, इस समय बड़ी चर्चा में चल रहे हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का निर्णय लिया गया और बहुत सारे निर्णय, फिर इन्होंने देखा, बोले ये तो बहुत गलत है, कोर्ट में बुला लिया इन्हें और इनसे पूछताछ की। बोले आपका वीडियो सामने आया है और आप ये गलत कर रहे हैं, क्या आपने बैलेट पेपर को कैंसिल करा? तो इन्होंने कहा, बोले हाँ मैंने कैंसिल किया। बोले क्यों किया? बोले वो गलत थे, ये था वो था, ढाक पे 3 पत्ते बताने लगे। अब वो तो न्यायाधीश है, चेहरा मोहरा देखकर आदमी का पहचान लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। अब होना क्या था, बोले अब री इलेक्शन नहीं होगा। री इलेक्शन क्यों नहीं होगा बताऊंगा अभी। ये जो 8 वोट आम आदमी के इन्होंने कैंसिल करे, वो 8 वोट वैलिड माने जाते हैं। अब जब 8 वोट वैलिड माने गए तो ये 7 कांग्रेस के और ये 13 के 13, ये तो टोटल वोट हो गए आपके 20, चाहिए 19, क्योंकि फिर वोट हो जाएंगे 36। तो फिर 20 वोटों से हमने क्या करा, कुलदीप कुमार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया। इतने छोटे चुनाव में धांधला करना या धांधली करना इनके द्वारा विचारणीय है साहब। क्यों ऐसा काम कर रहे हैं ये? क्या कोई लालच है इन्हें, या किसी ने कहा है इनसे कि 8 वोटों को कैंसिल कर दीजिए? यह सोचने की बात है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन का यह पहला चुनाव भी था, तो बड़ा चर्चा में आ गया। अब दोबारा से इलेक्शन क्यों नहीं करवाने थे, यह ध्यान से सुनिए। जिस दिन यह फैसला आना था, पहले से जो कुछ दिन के लिए मनोज सोनकर बना दिए गए थे बेईमानी से, उन्होंने उस दिन इस्तीफा दे दिया और कहा, बोले आप पुनः चुनाव करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत तो थी साहब, जब मनोज सोनकर को इन्होंने इस आधार पर, ये 14, ये एक 15 और एक ये 16, इन 16 वोटों के आधार पर मनोज सोनकर को जब मेयर बना दिया, तो इस बीच क्या हुआ, 3 पार्षद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इस मुकदमे फैसला सुनाने से सुप्रीम कोर्ट के पहले। अब जब ये शामिल हो जाएंगे तो यहां ये 16 में अगर ये 3 और शामिल हो जाएंगे तो ये हो जाते हैं 19। तो अगर पुनः चुनाव हो भी जाएगा तो 19 वोट बैठ रहे हैं, तो फिर से ये मेयर का चुनाव जीत जाएंगे मनोज सोनकर, क्योंकि 3 सदस्य जो है आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी अब जो है दोबारा से चुनाव नहीं होगा, इन 8 बैलेट पेपर को ही सही माना जाएगा और इन्हें कुलदीप कुमार के खाते में जोड़ा जाता है, और इस आधार पर कुलदीप कुमार हो गए वर्तमान चंडीगढ़ के मेयर। क्लियर है ये वाली बात? अब आगे चलते हैं। यहां से आपका करंट का क्वेश्चन बन सकता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देख लीजिए, और ये आपके मनोरंजन के लिए है। देख रहे हो विनोद क्या चल रही है? नगर पालिकाएं। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था हाल तो गांधी जी का सपना था, इसे नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत हम देख सकते हैं संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 40 के अंतर्गत बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया, संविधान में जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, भाग 9 और भाग 9A में हम इसे देखते हैं। जैसे हमारी ग्राम पंचायत 3 स्तर पर होती है, गांव होता है,
ब्लॉक होता है और जिला होता है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक या खंड और फिर जिला पंचायत। इसी आधार पर नगर पालिकाएं 3 भागों में बांटी जाती हैं 3 स्तर पर। एक होती है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। आप बताना कि आप किस स्तर से हैं, नगर पंचायत से, नगर पालिका या नगर निगम से। होता क्या है कि नगर पंचायत के अंदर वार्ड मेंबर होते हैं, उनका चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है यानी डायरेक्ट जनता के द्वारा, और चेयरमैन भी डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है। नगर पालिका में भी वार्ड मेंबर होते हैं जिन्हें आप सभासद कहते हैं। वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। एक वार्ड का एक और अलग अलग कैंडिडेट खड़े होते हैं। कई बार पार्टी सिंबल दे भी देती है, कई बार नहीं भी देती है। और फिर चेयरमैन होता है, वो भी डायरेक्ट उस पालिका के अंदर जितने भी वोटर होते हैं उनके द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। लेकिन जो मेयर है, मेयर के इलेक्शन में क्या होता है, जो बड़े नगर होते हैं उनके अंदर के पार्षद यानी वार्ड मेंबर डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और वो जो पार्षद या वार्ड मेंबर चुने जाते हैं उनके द्वारा एक मेयर का चुनाव होता है। इस तरह से अब इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब जो नगर पालिकाएं हैं उनका उल्लेख संविधान में कहां है, किस प्रकार है, इसको देखते हैं। तो संविधान का भाग 9A, ये 9A है। संविधान के अंतर्गत जब आप देखेंगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, यह 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। नगर पालिकाएं इसके अंतर्गत आती हैं। अब ये जो भाग है 9A, ये भाग 9A कहां से कहां तक है, तो आपको ये मिलेगा अनुच्छेद 243B से अनुच्छेद 243ZG तक। इसके अंतर्गत हमारी न्यायपालिका आती है। जैसे न्यायपालिका कह रहा हूं, नगर पालिका, नगर पालिका की परिभाषाएं क्या है, फिर 243Q में नगर पालिकाओं का गठन, उनकी संरचना अगले अनुच्छेद में। फिर इस तरह से ये आर्टिकल लिखे हुए हैं, वार्ड समितियों का गठन, संरचना, 243T सीटों का आवंटन यानी आरक्षण, जो नगर पालिकाओं के अंतर्गत जो आरक्षण आता है उसकी क्या व्यवस्था होगी वो यहां दी गई है। चक्रीय आरक्षण किसे कहा जाता है। 243U नगर पालिकाओं की अवधि, किस तरह से उनका कार्यकाल होगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था भी है, यहां पर राज्य इसके लिए स्वतंत्र है। 243V सदस्यता के लिए अर्हताएं, या सदस्य जो है उसके लिए अर्हता, क्या योग्यता होगी, कितनी उसकी आयु होनी चाहिए, क्या क्या उसकी सदस्यता के लिए क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें। अनुच्छेद 243W, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब ये जो W है ये क्या है, ये 12वीं अनुसूची है। ये 12वीं अनुसूची है। नगर पालिकाओं द्वारा या नगर पालिकाओं की जो शक्ति होती है उनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो यहां लिखे गए हैं। अब उनको हम आगे देखते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। जैसे यहां वित्त आयोग है नगर पालिकाओं का, ये राज्य वित्त आयोग है 243Y में, एक्सेट्रा। अब आप इसे देख सकते हैं, आगे तक यहां तक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे चलते हैं। नगर पालिका एक, नगर पंचायत। अब नगर पंचायत किसे कहते हैं, ऐसी संक्रमणशील क्षेत्र में गठित की जाती है जो गांव से शहर में परिवर्तित होते हैं। यानी बहुत बड़ा गांव है, अब वो धीरे धीरे उसका विकास अच्छा हो गया, सड़कें अच्छी हो गई हैं, जनसंख्या थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो एक कस्बा बन गया है, तो उसे कहेंगे नगर पंचायत। नगर पंचायत जब थोड़ी और व्यापक हो जाती है, उसमें जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, विकास का कार्य ज्यादा हो जाता है, तो वो बन जाती है नगर पालिका। छोटे शहर अथवा लघु शहरी क्षेत्रों का गठन होता है नगर पालिका में।
अब नगर पालिका का जब और ज्यादा जनसंख्या विस्तार होगा तो वो बनेगा नगर निगम। बड़े नगरीय क्षेत्र, महानगरों के अंतर्गत नगर जो निगम है वो हमें देखने को मिलते हैं। ये राज्यों में भी मिलते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में भी मिलते हैं। जैसे चंडीगढ़ नगर निगम है, इस प्रकार से। अब 12वीं अनुसूची जो है वो 243W के अंतर्गत आती है। इस अनुसूची के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, कितने विषय आते हैं? तो 18 विषय आते हैं कि कौन कौन से काम हमें करने हैं मेयर के अंतर्गत, वार्ड मेंबरों के अंतर्गत। तो ये सारी चीजें, नगरीय योजना, भूमि उपयोग का विनियमन, भवनों का निर्माण, आर्थिक सामाजिक विकास योजना, सड़कें और पुल इत्यादि, घरेलू वाणिज्यिक औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल आपूर्ति या पेयजल आपूर्ति भी कह सकते हैं आप इसे, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, कूड़ा करकट प्रबंधन इत्यादि, ये सारा काम भी आता है। अग्निशमन सेवा, कहीं अगर आग लग जाती है तो उसके लिए अग्निशमन सेवा प्रोवाइड कराना। नगरीय वानिकी, नगर के अंदर पौधे लगाना, उनका रख रखाव करना, ये सारी चीजें। पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी आयामों की वृद्धि, समाज के दुर्बल वर्ग, इनके अंतर्गत दिव्यांग, ठीक है, मानसिक रूप से मंद व्यक्ति के हित में रक्षा करने वाली जितनी भी योजनाएं हैं, ऐसे कार्य करना। झुग्गी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन, जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं उनका अच्छा रखा रखाव, उनको आवास मुहैया कराना, ये सारी चीजें आती हैं इस कार्य के अंतर्गत। या नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के ये कार्य हैं आपको जो पढ़ने होते हैं। नगरीय निर्धनता उन्मूलन, नगरीय सुख सुविधाओं और अन्य सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदान आदि की व्यवस्था, उनकी साफ सफाई इत्यादि, ये सब इन्हीं के अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की वृद्धि, उसका रख रखाव, सौंदर्यकरण करना, साज सजावट का ध्यान देना कि सड़कें अच्छी हो, फुटपाथ गंदा ना हो, वो साफ हो, फिर उसकी सजावट भी हो, ये सारी चीजें। शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शव दहा और शमशान तथा विद्युत शव दहा गृह इत्यादि इन्हीं के अंतर्गत आता है। कब्रिस्तान की जमीनें मुहैया कराना, उनको रखा रखाव उनका देखना कि शव कहां दबाए जा रहे हैं, अगर कहीं दहन का कार्य है तो दहन का कार्य कहां हो रहा है, प्रदूषण तो नहीं है, ये सारी चीजें। और विद्युत से जो अंतिम संस्कार होता है वो भी इनके अंतर्गत ही आता है। कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, तो जो ऐसे पशु हैं जो अपाहिज हो चुके हैं, विकलांग हो चुके हैं, उनका निराकरण करना इत्यादि भी इसके अंतर्गत है। जन्म मृत्यु पंजीकरण, जन्म प्रमाण पत्र बनाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, ये सारे काम भी इसी में आते हैं। सार्वजनिक सुख सुविधाएं, जिसके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप, जन सुविधाएं आदि, ये सभी चीजें भी आती हैं। वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन, जहां पशु काटे जाते हैं उनका विनियमन, उनको ये देखना कि ये कानून के अंतर्गत आते हैं नहीं आते हैं। आवास, जो जनसंख्या है हमारी, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें, इन पर निर्णय लेने का काम होता है हमारी नगर पालिकाओं का, जो 3 स्तरों में बटी होती है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 142। अब ये चर्चा में क्यों आया? कोई भी ऐसा केस जिसे सुप्रीम कोर्ट को लगे कि इसमें निर्णय देना जन सामान्य के लिए, देश के लिए आवश्यक है और जल्दी से जल्दी इस पर न्याय किया जाए, तो इस शक्ति का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट यदा कदा करता है। अयोध्या मामले में भी इसका प्रयोग किया गया। अब अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को और बढ़ा देता है। क्यों ये चर्चा में है?
और क्यों आपको इस केस से संबंधित इसे जानना चाहिए, इसे समझो पहले। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को त्वरित न्याय चाहिए, देश के अंदर गरिमा अस्मिता का सवाल है, तो इसके ऊपर निर्णय दिया जाता है। इस निर्णय को या तो तब पलटा जा सकता है जब संसद नया कानून बनाकर उसे प्रस्थापित कर दे और सुप्रीम कोर्ट उसे सही मान ले, तब उसे बदला जा सकता है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय इसके द्वारा दिया जाता है उसे बदला नहीं जा सकता। त्वरित न्याय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि। इसके अंतर्गत दो उपधाराएं हैं, 142(1) और 142(2). इसके अंतर्गत एक चीज और शामिल होती है, जब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी मुकदमे को ट्रांसफर करना होता है तो भी इसी का प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। मेन जो चीज है वो ये है कि जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त या इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगी। तो इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था। साथ ही एक चीज और याद रखें आप, धारा 340 जो सीआरपीसी की है, जो दंड प्रक्रिया संहिता है, वो भी चर्चा में है कि अनिल मसीह जी से कहा गया कि आप सबूत मिटाने का कार्य कर रहे थे, कोर्ट का समय बर्बाद करने का कार्य कर रहे थे, और जो न्याय है उसमें देरी का काम कर रहे थे। तो आप पर जो कार्रवाई की जाती है वो 340 के तहत की जाती है। तो इसके अंतर्गत सबूतों के साथ में छेड़छाड़, न्याय में देरी, गलत बयानबाजी और अदालत का समय बर्बाद करना इसके अंतर्गत आती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340। तो ये काफी चर्चित मुद्दा रहा अनिल मसीह का। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड को इसे शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।